आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में यूपी बोर्ड का जो पाठ 2 है, स्थिर वैद्युत की विभव तथा धारिता। ये हम वन शॉट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो कि वन शॉट वीडियो में ही कवर होंगे। इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। तो वीडियो उतनी बड़ी नहीं होगी, बहुत ही छोटी होगी और इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। देखिए, आपको कौन कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इसमें। देखिए, पहला तो टॉपिक होगा आपका विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव को समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है हर साल लगभग। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक होगा विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। इन सभी टॉपिक को हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपको जरूरी कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम समविभव पृष्ठ व उनके गुण। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा विभवांतर का। विभवांतर को पढ़ाएंगे, समझाएंगे अच्छे तरीके से। वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युत की और स्थिर वैद्युत परीक्षण और परा वैद्युत का ध्रुवण और संधारित्र पढ़ाना है, और वैद्युत धारिता संधारित्र का संयोजन। तो जितने भी टॉपिक हमने अभी बताया वो सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप अगर एमपी बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या राजस्थान बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप ये पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को नहीं बताऊंगा, सभी सूत्रों को बताऊंगा और सभी थ्योरी जितने भी डिफिनीशन वाले टॉपिक हैं इन सभी को बताऊंगा, और जितने भी डेरिवेशन है इन सभी को, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इन सभी को इसमें बताऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो आपको मैं बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत विभव को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए वैद्युत विभव को हम पढ़ते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है। वैद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कोई एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, परीक्षण धनावेश का मतलब ये होगा कि वह आवेश जो बल ना लगाता हो, ठीक है, बल्कि दूसरों द्वारा बल लगाए गए बल का अनुभव करता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आवेश जो बल नहीं लगाता है बल्कि दूसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का अनुभव करता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतना दूर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई बिंदु क्यू है, कोई बिंदु क्यू रखा गया है, और कोई परीक्षण आवेश इसके बाहर क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में, इस क्यू बिंदु तक लाने में जो किया गया डब्लू कार्य होगा हमारा, उसे ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो इसका सूत्र क्या निकल के आएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा W बट्टा क्यू नॉट। भी क्या है हमारा, भी क्या है, वैद्युत विभव। भी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। यानी कि वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और W क्या है, कार्य है हमारा, किया गया कार्य। ठीक है, और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। तो अब देखिए इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो W क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, जूल। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है। आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया, जूल प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से इसका मात्रक आप याद कर लेंगे, जूल प्रति कूलाम ये होगा। इसे इसका मात्रक वोल्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वोल्ट भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वोल्ट भी हो सकता है या जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। इसके बीमा की बात करें तो इसकी बीमा जो होगी ml के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर -1। अब आप बीमा निकालना सीख गए होंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी बीमा लिख दी है। इसकी राशि की बात की जाए तो यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो इतनी सी बात आपको विद्युत विभव में समझनी थी। तो जल्दी जल्दी हम टॉपिक कवर करेंगे, अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है इसको पढ़ते हैं। यदि किसी निकाय में कई आवेश हों तो किसी बिंदु पर आवेशों का परिणामी विभव उनके अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब यह है बीजगणितीय योग। ठीक है, तो यदि किसी निकाय में कई आवेश हों तो किसी बिंदु पर आवेशों का परिणामी जो विभव होगा, वैद्युत विभव होगा, उनके अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, उसके बाद से आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। क्या लिखना है, जैसे आप समझ लीजिए इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत का सूत्र जो कैसे हम उसका निगमन करेंगे। देखिए मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश, यहाँ पे मैंने माना फलाना लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है हमने, माना कई आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है तथा उनके बीच की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है। तब बिंदु P पर परिणामी विभव, कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे P है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है। ठीक है, इस P बिंदु से कुछ दूरी पर जैसे आवेश रखे गए हैं, एक आवेश Q1 रखा गया है, एक आवेश Q2 रखा गया है, एक आवेश Q3 रखा गया है। ठीक है, ऐसे आवेश रखे गए हैं, डॉट 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 Qn आवेश रखे गए हैं। बहुत सारे आवेश इस P बिंदु से कुछ दूरी पर रखे गए हैं जिनके बीच की दूरी क्रमशः Qn से बिंदु P की दूरी क्या है, R1 है। Q2 से बिंदु P की दूरी R2 है। Q3 से बिंदु P की दूरी R3 है और Qn से बिंदु P की दूरी Rn है। इस प्रकार से है। तो अब क्या होता है कि ये जितने भी मतलब आवेश हैं, इन आवेशों का जो परिणामी विभव होता है अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव हमारा क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव हमारा होगा भी से हम किसको डिनोट करते हैं, विभव को। तो V बराबर हो जाएगा हमारा, पहले इस Qn से बिंदु P पर जो विभव होगा V1 होगा, Q2 से बिंदु P पर विभव V2 होगा, प्लस Q3 से बिंदु P पर विभव V3 होगा, प्लस डॉट 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 Qn से बिंदु P पर विभव क्या होगा, Vn होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए V बराबर अगर निकालते हैं तो V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 बराबर होगा 1/4πε0। ये डेरिवेशन है, इस प्रकार से आपको करना होता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1/4πε0 यहाँ पे हो जाएगा Q1 बट्टा यहाँ की इसके बीच की दूरी क्या है, R1 है, तो R1 लिख देंगे, R1 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, V2 की जगह पे 1/4πε0, V2 है तो Q2 लिखेंगे, Q2/R2, प्लस फिर V3 की जगह पे 1/4πε0 और V3 है तो Q3 लिखेंगे और R3 लिख देंगे नीचे। ठीक है, Q3/R3। फिर प्लस में क्या होगा, डॉट 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 Vn है तो 1/4πε0 Qn/Rn। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। तो V1 V2 V3 Vn का मान हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 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 सब में क्या है, कॉमन है। तो V बराबर हम ले सकते हैं 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 Qn/Rn, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हमने चैप्टर 1 को आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, अगर आपने चैप्टर 1 को पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसको प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो 1/4πε0 सेम वैसे ही लिख देते हैं, और इसको हम प्लस प्लस है धन है, मतलब पूरा जोड़ने के अगर बात किया जाए n तक, तो इसमें हम सिग्मा का यूज़ करेंगे। सिग्मा का यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 0 से n तक, i बराबर 1 से n तक। ठीक है, क्यों, i क्या है, i है इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके n तक लिया गया है, तो सिग्मा पर लिख देंगे, सिग्मा लगा करके i बराबर 1 से n तक। अब लिखेंगे q के नीचे i लिख देंगे, QI/RI, ये होगा इसका प्रदर्शिता।
तो इस पर तरीके से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यह ऊर्जा मापने का एक ऐसा मात्रक है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की ऊर्जा मापी जाती है, ठीक है। ये ऊर्जा मापने का एक यंत्र है, ठीक है, एक मात्रक है, एक ऊर्जा मापी यंत्र है जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म यानी छोटे कणों की ऊर्जा को हम मापते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर हमारा होता है V इंटू क्यू होगा। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट विभव दे रहा है तो विभव, और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा? चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का मान सारा रख देंगे, ठीक है। W बराबर हो जाएगा कितना वोल्ट का विभव दे रहे हैं? 1 वोल्ट का, तो V की जगह पे 1 रख देंगे, गुणे में Q की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰, क्योंकि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसको हम W बराबर निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? W बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ आएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल, ठीक है जी, हमारा होगा इसका मान। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल। तो ये आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ का। समविभव पृष्ठ को अच्छे से समझिएगा। इसकी परिभाषा ये कहता है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होते हैं। सभी बिंदुओं पर ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप पृष्ठ देख सकते हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित यह पृष्ठ है जिस पर सभी वैद्युत विभव क्या है? बराबर है। वैद्युत विभव क्या है? बराबर है। वैद्युत विभव क्या है? बराबर है। यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सभी वैद्युत विभव क्या है? बराबर है, ठीक है। इस पर वैद्युत विभव बराबर है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। इसे ही हम कहते हैं समविभव पृष्ठ, यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर वैद्युत विभव बराबर होते हैं, जिसमें सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ के कुछ गुणों को देखते हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ के गुणों की अगर बात की जाए तो पहला गुण हमारा है समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जितनी भी बल रेखाएं इधर समविभव पृष्ठ से निकल रही हैं वो प्रत्येक बिंदुओं पर ये लंबवत होती हैं, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना करके निकलती हैं। सभी रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, लंबवत निकलती हैं, ये इसका गुण है। दूसरा गुण हमारा समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। सभी विभव अगर बराबर हैं तो विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होगा, जाहिर सी बात है। तो ये दूसरा गुण हमारा हो गया, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा गुण हमारा क्या है? देखिए तीसरा गुण हमारा है समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। जैसे कि इस बात को हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक विभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, और इसमें Q बिंदु है। यहाँ पे इसके किसी मान लीजिए बिंदु Q1 आवेश को, किसी एक बिंदु यहाँ है Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश यहाँ पे इस बिंदु पर है, तो एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में जो कार्य होता है वो हमारा 0 होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके विभव क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ में सभी विभव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो V1 बराबर V2 हमने लिखा, ठीक है। हम जानते हैं कि V1 यानी कि V1 मतलब क्या? विभव, पहले बिंदु का विभव और दूसरे बिंदु का विभव दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? W12 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V2 माइनस का V1, ठीक है। V2 माइनस का V1, क्योंकि W कार्य है इसके बीच, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि V1 और V2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर चीज़ों को घटाया जाता है तो क्या आता है हमारा? 0। तो W बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो W बराबर सिंपल से हमारा शून्य होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है।
अगला टॉपिक हमारा विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं इस बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए किसी वैद्युत, देखिए विभवांतर का पहले देखिए, ये तो आप छोड़िए, अभी हम इसको बताते हैं, ये तो आप कभी भी लिख लेंगे। विभवांतर से थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करेंगे तो विभव धन अंतर आएगा, ठीक है। विभवांतर तो यानी विभव के अंतरों को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अभी इसको हम यूज करेंगे तो इसलिए हम पहले बता दिए हैं। अब इसकी परिभाषा, प्योर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इस तरीके से आप लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है, विभवांतर कहलाता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें कहा है वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा ई, ठीक है, और देखिए इसमें एक बिंदु पर ए है, एक बिंदु बी है, इसका जो विभव है वी ए है और इसका विभव क्या है वी बी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि बिंदु बी से बिंदु ए तक हम ले जाने में जो किया गया कार्य है वो डब्ल्यू है, ठीक है। बिंदु बी से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है। तो वी ए और वी बी के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो मान लीजिए कि जो वी ए है वो बड़ा है वी बी से, ठीक है, वी ए जो है बड़ा है वी बी से, इस बात को थोड़ा सा मान लीजिए। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम विभव बराबर, हमने जो सूत्र बताया था V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यही ना बताया था, तो लिखेंगे V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से, ठीक है। अब देखिए V क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। देखिए दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VA माइनस का VB, इसका विभव ये बड़ा है VA, तो VA में से ना घटाएंगे उसको, तो VA जो बड़ा है इसको हम लिख लिए और उसके बाद से इसमें घटा दिए VB, इसके विभव को, बिंदु B के विभव को, बिंदु A के विभव में से बिंदु B के विभव को हम घटा दिए, ये बराबर हो गया W/Q। तो V की जगह पे हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो अगर Q बराबर 1 हो, अगर मान लीजिए कि यदि, लिखिए यदि Q बराबर 1 हो, Q बराबर क्या हो, 1 हो, यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश का है, तो इस धनावेश को जो आवेश है इसको हम 1 मान लेंगे, तो ये जो हमारा होगा ये निकल जाएगा VA माइनस का VB बराबर W, और यही सूत्र होता है हमारा विभवांतर का, ठीक है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये होता है हमारा, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात नोट में लिख लीजिएगा, इसे हम वोल्टता भी कहते हैं, विभवांतर को हम वोल्टता भी कहते हैं, वोल्टता भी कहते हैं। इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ध्यान से समझिएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के डिफिनीशन, इसकी राशि, मात्रक, बीमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक आवेशों के पास लाने या दूर ले जाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय के ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही संचित ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, दो आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो आवेशों के निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही संचित ऊर्जा जो होती है हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसकी राशि क्या है, अदिश राशि है। तो आप लिख सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है जूल, MKS पद्धति में जूल। इसका मात्रक अर्ग भी होता है CGS पद्धति में अर्ग, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग या जूल, इन तीनों में से कोई भी एक मात्रक होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है नो सिस्टम किसी भी पद्धति में नहीं होता है। अर्ग का जो मात्रक होता है CGS पद्धति में, जूल मात्रक जो होता है MKS पद्धति में। इसकी बीमा की बात की जाए तो बीमा होती है mL⁻², T⁻⁻²। आशा करता हूँ आप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके सूत्र की बात करते हैं तो UC से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं होता है, नहीं तो वो तो मतलब वैद्युत बल का जो हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला। तो ये होता है हमारा इसका सूत्र, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R,
ठीक है। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम अंत करते हैं। टॉपिक है हमारा चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी के डिफिनीशन जो है हमारा क्या है, किसी चालक के, इसको समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक के सतह पर आवेश वितरित होता है। मान लीजिए यह चालक है, इस पर आवेश, धनावेश क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। वितरित होने में कुछ समय लगता है, जाहिर सी बात है, वितरित हो रहा है तो कुछ समय तो लगेगा। जब चालक के सतह पर आवेश पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है, जब पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है, इस स्थिति को चालक स्थिर वैद्युतिकीय साम्यावस्था कहलाता है। यह जो स्थिति होती है चालक की स्थिर वैद्युतिकीय साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो चालक है इस पे धनावेश पूर्ण रूप से वितरित हो गया है। वितरित होने में जाहिर सी बात है कुछ समय लगा होगा, और समय लगने के बाद से जब ये पूर्ण रूप से वितरित हो गया होगा तो इसे हम स्थिर विद्युतीय साम्यावस्था का नाम देते हैं। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी, जो स्थिर चुंबकीय वैद्युतिकी, कुछ भी कह सकते हैं, साम्यावस्था जो होता है, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होती है E बराबर 0 होता है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है 0 होता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा तो आवेश का मान भी 0 होगा, इसमें कोई आवेश भी नहीं होगा। तो न तो इसमें इसके भीतर आवेश होता है और न ही कोई वैद्युत क्षेत्र होती है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र अगर होता भी है तो इसके सतह के ऊपर से होता है, सतह के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ठीक है। तो जैसे कि इसके एक उदाहरण ले सकते हैं, अगर आप लोग कार चलाते हैं, जब कभी भी आपने कार चलाया होगा, आपने जीप बना दिया, ठीक है, कुछ भी बन गया, चलिए मान लीजिए कुछ भी आप चलाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो बिजली होती है ना, बिजली की जो करंट होती है वो नहीं लगता है इस पर। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यह मेटल का बना होता है। ठीक है। तो जब तक किसी चालक के ऊपर आवेश का वितरण हो जाता है, और वितरण होने के पश्चात इसमें Q बराबर भी 0 हो जाता है और E बराबर भी 0 हो जाता है, इसीलिए इसके भीतर कभी करंट नहीं मारता है हमको। ठीक है। जो बिजली गिरती है उससे हमें कोई हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार से चालक स्थिर वैद्युतिकी को आप समझ लिए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत परिरक्षण। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सबका डिफिनीशन और सबको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सभी चीज़ों को आपको नोट करके तैयार करने की ज़रूरत है बस। ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है, बस नोट करके आपको तैयार करना है। ठीक है। बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। और देखिए रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी होंगे हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण की। तो परिरक्षण में क्या होता है, देखिए इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, किसी भी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। जैसे कि हमने चालक स्थिर वैद्युतिकी, अभी जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने बताया था कि किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र E का मान 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है। तो देखिए किसी भी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यही गुण क्या कहलाता है, चालक का यही गुण स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण का मतलब ही होता है बचाव। और मान लीजिए कोई अगर वैद्युत क्षेत्र का मान किसी चालक के अंदर अगर 0 होगा तो करंट नहीं मारेगा। ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु को हानि नहीं होगी, और हानि नहीं होगी यानी कि उसका परिरक्षण होगा, परीक्षित हो जाएगा, उससे परिरक्षित हो जाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है। जैसे कि एक आवेश है, इस आवेश को अगर हम इस पे प्रवाहित करते हैं तो इस आवेश को प्रवाहित करने पर ये आवेश इस चालक पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है। इस चालक पे समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश नहीं करता है। इसलिए इस चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी आवेश, जो आवेश होते हैं वो इसके सतह से अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है। यानी कोई भी कुछ भी हो, मतलब इस सतह के अंदर नहीं जाता है, यानी कि इसके अंदर आवेश भी क्या होता है, 0 होता है। E 0, आवेश भी 0। अब देखिए अगर E भी 0 है, आवेश भी 0 है, तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, F बराबर क्या पढ़ते हैं, QE का फार्मूला होता है ना। तो इस पे लगने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि Q रहेगा, यहाँ पे E का मान क्या है, 0 है, तो F बराबर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। किसी चालक पर लगने वाला बल भी 0 होगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है। परावैद्युत का ध्रुवण को समझते हैं। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब परावैद्युत को किसी बाह्य बिंदु क्षेत्र में रखा जाता है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसका मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। और द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण।
परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर परावैद्युत ध्रुवण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होगा तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि माइनस प्लस प्लस माइनस कहीं भी रैंडमली कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस आया है, इधर माइनस है लेकिन इधर इसमें प्लस है, तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कहीं पर आगे माइनस आ गया है, बाद में प्लस आया है, इस तरीके से होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, माइनस एक तरफ है तो एक ही तरफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, और धनात्मक जो धनावेश हैं वो एक ही तरफ रहेंगे, तो इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परावैद्युत ध्रुवण, और इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो अच्छे समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इसे याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा संधारित्र है। संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा। देखिए संधारित्र की परिभाषा की अगर बात करें तो दो तरह की हमने परिभाषा यहाँ पे लिखी है, जो भी आपको परिभाषा आसान लगे उचित लगे उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ऐसा समायोजन जो आवेश की मात्रा को अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, संचय कर लेता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। अर्थात इसके अलावा एक डिफिनीशन ये है, किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम संधारित्र कहते हैं। किसे संधारित्र कहते हैं, जिस मतलब धारिता बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, संधारित्र कहते हैं। अब चलिए संधारित्र में कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला आपको नोट में ये ध्यान रखना है, संधारित्र में समान क्षेत्रफल वाली धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं। तो दो समांतर प्लेटें हमने बना दिया, और ये प्लेटें जरूरी नहीं है कि हम आयताकार बनाए हैं तो आयताकार ही रहें। ठीक है, और भी तरह की और भी आकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्गाकार, बेलनाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, बहुत तरह की मतलब ये प्लेटें हो सकती हैं। हमने यहाँ पे आयताकार बनाया है तो जरूरी नहीं है कि आयताकार भी आप ही बनाएं। ठीक है, तो ये दो समांतर प्लेटें होती हैं समान क्षेत्रफल वाली। ठीक है, जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है, अगर इस पे धनावेश है, बराबर होते हैं, ये इस पे धनावेश, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश इस पर होता है, विपरीत आवेश। ठीक है, उतना ही ऋणावेश इस पर होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लिखा है, और ये प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। ठीक है, देखिए दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है समान होता है, और इसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। इस पे धनावेश तो इस पे ऋणावेश, और दोनों आवेशों का मान क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है, और इसी कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, ये कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, जिनकी दूरी क्रमशः हम मान लेते हैं क्या है, डी है। ठीक है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि डी है। अब देखिए इस दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है, एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि वो इसमें आवेश की मात्रा का संचय होता है। ठीक है, वो प्रश्न तो आपको आता ही होगा, क्योंकि हमने संधारित्र के डिफिनीशन में ही आपको बताया कि संचय करने वाला जो समायोजन होता है उसे संधारित्र कहते हैं। तो संचय कहाँ होगा भाई, ये प्रश्न तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो दो प्लेटें हैं, इनके बीच क्या है, विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। दो प्लेटों का जो क्षेत्रफल समान है, दोनों पर समान परंतु विपरीत आवेश रखे गए हैं, इनको कुछ दूरी पर रखा गया है, तो डी दूरी पर रखा गया है। दूसरा हमारा जो नोट पॉइंट है वो ये है, जो हमने अभी बताया वही लिखा है हमने, संधारित्र में प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा का संचय होता है। इस विद्युत क्षेत्र, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, इस विद्युत क्षेत्र में ही आवेश की मात्रा का संचय होता है। तो संधारित्र के बारे में आप अच्छे से भली बात ही जान गए होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो अंतिम बात है, छोटी सी बात है, संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र को किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, इसे आप बैटरी मत समझिएगा, बैटरी नहीं है, संधारित्र है। ठीक है, तो इसे हम संधारित्र को इससे डिनोट करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, यही इसका प्रतीक होता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, देखिए समझिए अच्छे से। धारिता का तात्पर्य धारण करने की क्षमता से है। धारिता के शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि धारण करना, तो धारण करने की क्षमता से इसका तात्पर्य है धारिता का। अब देखिए इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो किसी चालक द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी आवेश के धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो देने पर चालक का विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है, माना किसी चालक को क्यू आवेश देने से चालक का विभव भी हो जाता है। मान लीजिए कि ये चालक है, ठीक है, मान लीजिए ये चालक है, अगर इसको हम क्यू आवेश देते हैं तो इसका जो चालक का विभव होता है भी हो जाता है।
ठीक है। इस चालक का विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब जो Q होगा ना, Q को हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती है किसके, भी के, ठीक है, भी के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ही विभव का मान बढ़ेगा, भी का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम बराबर के रूप में लिखें तो Q बराबर हम लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C और V हो जाएगा। C को हम क्या कहते हैं, C एक नियतांक है, जहां लिखेंगे जहां C एक नियतांक है जिसे हम कैपेसिटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं, वैद्युत धारिता ही पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत धारिता के यहाँ से सूत्र मिल जाएगा हमारा, C को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो जो हमारा C होगा यहाँ पे Q बराबर क्या है, Q बराबर है CV। अगर C का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q/V। तो जो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V होता है, ठीक है। इस सूत्र को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक के आवेश तथा किसी चालक के विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसके राशि की बात की जाए तो राशि या अदिश राशि होती है। वैद्युत धारिता क्या कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक क्या है इसका, ऊपर Q है तो Q यानी आवेश है तो कूलाम, नीचे V है यानी विभव है तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको फैरड भी कहते हैं, फैरड, इसको हम फैरड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीमा की बात की जाए तो बीमा इसकी होती है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2, ये होता है इसकी बीमा, ठीक है। वैद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर 4, a के पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से आप वैद्युत धारिता को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए इस पाठ के सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा संधारित्रों का संयोजन। दो संयोजन हम लोगों को पढ़ना है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ये आप कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अंतिम चरण है, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, इसके बाद से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो हमारा हेडिंग होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमें तीन से अधिक या कितना हुआ हमें संधारित्र दिया रहता है जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया रहता है, और इसमें किसी बैटरी द्वारा Q आवेश प्रवाहित करना होता है, और प्रत्येक संधारित्र का विभव हमें ज्ञात करना होता है, और सभी विभवों को हमें जोड़ देना होता है, ठीक है। सभी विभवों को जोड़ने के बाद से हमें सूत्र प्राप्त होता है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे माना हमने लिखा है, माना फलाना कुछ, इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 है, ठीक है। मान लिए हैं कि मतलब संधारित्र 3 ही है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। इतना जोड़कर एक बैटरी से Q आवेश प्रवाहित किया गया है। सबसे पहले तो हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में, देखिएगा श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, एक के बाद एक, ठीक है। ये हो गया हमारा C1, एक है हमारा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र है हमारा C3, ठीक है। ये हमारा संधारित्र है और इसे बैटरी से Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। एक बैटरी है, इधर प्लस टर्मिनल इधर माइनस टर्मिनल, ठीक है। इस बैटरी से कौन सा आवेश, Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसी प्लस साइड से आवेश निकलेगा, ठीक है। जिसे प्रवाहित किया जाता है वो तो प्लस साइड से ही निकलता है ना, तो ये Q आवेश क्या कर रहा है, इधर प्रवाहित हो रहा है। तो सभी संधारित्रों में Q आवेश जा रहा है, ठीक है, समान रूप से Q आवेश जा रहा है। अब देखिए माना संधारित्रों का विभव V1 V2 व V3 है, तो इस C1 का विभव क्या है, V1 है, C2 का विभव V2 है, C3 का विभव V3 है, ठीक है, V3 है। अब देखिए हमने एक सूत्र बताया है आपको, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, वैद्युत धारिता पढ़ाते समय हमने सूत्र बताया था कि C बराबर क्या होता है, Q/V, ठीक है।
C बराबर क्या होता है Q बाई V। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर V निकालें हम, इसका विभव अगर निकालना हो तो V बराबर हम करेंगे तो Q बाई C हो जाएगा, C इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर के, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। तो देखिए संधारित्र C1, पहले संधारित्र पर हम विभव की गणना करेंगे तो V बराबर हमारा आ जाएगा V1 बराबर, इस पे विभव हमारा क्या निकलेगा, विभव बराबर हो जाएगा हमारा Q बाई C1 पहले संधारित्र का। दूसरे पर करेंगे तो V2 बराबर Q बाई C2 दूसरे संधारित्र का। तीसरे संधारित्र की बात करें तो V3 बराबर Q बाई C3। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 मान करके हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है Q बाई C, तो V के जगह पे हम Q बाई C लिख देंगे, बराबर इस V1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे Q बाई C1 प्लस V2 के जगह पे देखिए Q बाई C2, V3 की जगह पे Q बाई C3 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो Q बाई C यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, बराबर इसमें से Q हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो Q कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, इस Q से ये Q कट जाएगा, कटने के बाद से हमारा 1 बाई C बराबर निकलेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ऐसे ही अगर n संधारित्र दिया हो, जैसे कि इसमें तो 3 संधारित्र था, तो इसका सूत्र निकल गया 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर n संधारित्र और भी अधिक संधारित्र दिया हो तो उतने बार इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका सूत्र निकल जाता है, तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का यहाँ पे सूत्र निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात किया, तो उसमें हमने विभव को ज्ञात किया। ठीक है, कुल विभव, लेकिन इसमें हम कुल आवेश की गणना करेंगे। देखिए कैसे हम करेंगे, माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 है, लेकिन यह समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा वो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया था, लेकिन ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया होगा, देखिए एक संधारित्र ऐसे होगा। ठीक है, समांतर क्रम में ऐसे ही तो होता है, एक संधारित्र ऐसे होगा। ठीक है, एक संधारित्र ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्रमशः कौन कौन सा है, C1, C2 और C3। तो C1 ये है, C2 ये है और C3 ये है। ये संधारित्र जोड़े गए हैं, 3 संधारित्र। ठीक है, और देखिए आगे इस संयोजन के साथ V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसमें V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है, V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो इस संयोजन के साथ हम बैटरी लगा देते हैं, इसे इस तरफ प्लस टर्मिनल, इस तरफ माइनस टर्मिनल, ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी भी का जो विभव है V है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसमें हमें क्या कर रहा है, माना प्रवाहित कुल आवेश Q है और प्रथम संधारित्र में यहाँ पे कुल आवेश Q है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि प्रथम संधारित्र में Q1, दूसरे संधारित्र में Q2 और तीसरे संधारित्र में Q3 आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जब यहाँ से Q आवेश जब जाएगा, यहाँ तक तो Q आवेश होगा, लेकिन यहाँ से ये तीनों जगह पे बट जाएगा। तो इधर की जो संधारित्र C1 है यहाँ पे Q1 आवेश जाएगा, जो संधारित्र C2 है यहाँ पर Q2 आवेश जाएगा, और संधारित्र C2 है वहाँ पे Q3 आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुल आवेश की गणना कैसे करेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं C बराबर Q बाई V। ये हमने वैद्युत धारिता में पढ़ाया है। ठीक है, वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बाई V, जहाँ पे C क्या है, एक नियतांक है, और C को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं Q बराबर CV। Q बराबर हम CV निकालेंगे, इधर पक्षांतर हो जाएगा C, तो C क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। C क्या है, वैद्युत धारिता, और V क्या है, विभव है। ठीक है, तो देखिए अगर Q बराबर C बाई V हो गया, तो यहाँ पे देखिए Q1 आवेश, जो Q1 है यहाँ पे संधारित्र C1 में जो प्रवाहित होने वाला Q1 आवेश है वो क्या हो जाएगा, हमारा Q1 बराबर हो जाएगा C1 V। ठीक है,
और Q2 आवेश को निकालेंगे तो Q2 आवेश C2 भी हो जाएगा, क्योंकि यह संधारित्र 2 में जा रहा है, ठीक है, दूसरे संधारित्र में जा रहा है। तो इसी तरह से Q3 बराबर निकालेंगे तो C3 भी निकल जाएगा। इसे हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 समझ लेंगे, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेंगे। इस तरह से करने के बाद हम उसी प्रकार से लिखेंगे कुल आवेश, जैसे कि हमने उसमें किया, कुल विभव ज्ञात किया, इसमें लिखेंगे कुल आवेश। कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q आवेश बराबर क्या है, CV है। CV बराबर हो जाएगा हमारा C1 भी, Q1 आवेश का जो होगा हमारा C1 भी, प्लस Q2 आवेश कितना प्रवाहित होगा, C2 भी, Q3 आवेश कितना प्रवाहित होगा, C3 भी, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला है, इसी से हमने यहाँ पे रख दिया है सारा मान, ठीक है। अब देखिए CV बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम V को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V से V को काट देंगे, C बराबर हमें निकल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, C बराबर हमारा जो फार्मूला निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तो ये निकल के आ गया हमारा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। तो इस प्रकार से इस सूत्र की स्थापना हमने कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।